Most relationship problems start when we miscommunicate or misunderstand each other, not because we have disputes or we have different paradigm of understanding different things. अक्सर औकात हम अपनी बात को सामने वाले की लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, और ख़ास करके मसला आता है ये जब आप या तो पीपल प्लीज़र होते हैं, या आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, या आप वो पर्सपेक्टिव लेकर लाइफ को या सिचुएशन को नहीं देख रहे होते। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं जब हम पर्सनली अपने बॉस से या अपनी पर्सनल लाइफ में अपने किसी स्पाउस से डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ें ऑपोजिट जेंडर के हिसाब से। तो हम कहीं चीज़ों में या तो बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं, वेल प्रिपेयर्ड होके बात करते हैं, और कहीं चीज़ों को हम ले लेते हैं, हाँ भाई ठीक है, घर की तो बात है, या इस कंपनी में तो मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरे तो वालिद साहब भी यहीं थे, व्हाट्स अ बिग डील, इनसे तो मेरे घर के ताल्लुकात है। उस वजह से हम मिसकम्युनिकेशन इस तरीके से कर रहे होते हैं कि रिलेशनशिप में वक्ती तौर पे तो टेंशन्स नहीं आती, स्ट्रेस बिल्डअप नहीं होता, दुश्वारियाँ नहीं आती, लेकिन वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पाइल अप होते होते एक लॉन्ग टर्म टेंशन क्रिएट करती हैं, जो कि ओवरऑल रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करती हैं। इसी चीज़ को अगर हम मर्द या औरत के कम्युनिकेशन के ऊपर लें, तो इस बात से मेरे व्यूवर्स भी जो हैं वो एग्री करेंगे कि दोनों की फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, माइंडसेट, पर्सपेक्टिव, कम्युनिकेशन, इमोशंस, हर चीज़ बड़ी डिफरेंट है। दोनों के ज़ाब्ता हयात, सोचने का तरीका अल्लाह ताला ने बड़ा डिफरेंट बनाया है, ताकि जब वो स्पाउस बन सके तो वो अपनी कमियों या अपनी स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे को कंबाइन करके सिनर्जी का इम्पैक्ट क्रिएट करें, और एक सोसाइटी की, एक घर की जो है वो बेस स्ट्रांग हो सके। लेकिन अक्सर लोग इस जो एक दूसरे की कमियां हैं या एक दूसरे का वे ऑफ इमोशंस है, कम्युनिकेशन है, उसको समझने ही नहीं चाहते, या समझ के इंटरप्रेट सही नहीं करते। लेट्स सपोज एक बंदा बहुत ज़्यादा जो है वो आउटस्पोकन है, तो अगर उसको कोई चीज़ बॉदर करेगी वो खटाखट जाएगा, बात की, डिस्कस किया, दैट्स इट। एक बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो इतना ज़्यादा नहीं बोलता, तो या तो वो आपसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा, कम कम बात करेगा, टू द पॉइंट बात की, कुछ बातों को तो जवाब ही नहीं दिया आपको, एंड यू विल बी लाइक भाई इसको हुआ क्या है, प्रॉपर तो जवाब दे, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या है इसको। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अच्छा, एक चीज़ जो हम आज ये सारी बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो हो जाती है बेसिकली इस बुक की तरफ, व्हाई मेन लाई एंड वुमेन क्राई बाय एलन एंड बारबरा पीज। इस किताब के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों पे बात की है जो कि बहैसियत मर्द और औरत में मुख्तलिफ है। वो किस तरीके से म्यूचुअल ग्राउंड लेकर आ सकते हैं और चीज़ों को फ्रूटफुली कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ होता यह है कि इस बुक के अंदर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम काज़िम साहब से भी डिस्कस करेंगे, और मैं खुद भी इंशाल्लाह उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इनपुट करूँगी, ताकि हम ये जो एक टग ऑफ वॉर है इसको कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ लेकर आ सकें इस बुक की रोशनी में। सो काज़िम, इस बुक को आपने जब ओवरऑल किया तो सबसे पहले तो इसका ये जो टाइटल है ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टाइटल है। एक स्पार्क आता है कि ये वुमेन क्राई एंड मैन लाई ऐसा क्यों लिखा है, या तो ये किसी पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, क्या इस बुक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि जेंडर के बारे में हैं, या किसी स्पेसिफिक ख़वातीन या मर्द के बारे में? सही है। बहुत शुक्रिया। किताब के इन टाइटल से तो मुझे भी लगता है कि ये अटेंशन ग्रैबर है, ताकि जिसकी सेल ज़्यादा शुरू हो गए। तो अब मैं ना यहाँ पे एक मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, कि स्टोरी से शुरू करता हूँ कि ना मैरी और एंडा की स्टोरी है। जो है वो मैरी जो है वो ऑफ़िस से ना जब घर पे आती है, तो वो अपने प्रॉब्लम्स बताने के लिए शेयर करती है। तो जैसे वो प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करती है, मैरी बोलता है सॉरी एंडी बोलता है कि ना एक काम करो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। तो क्या हुआ कि प्रॉब्लम को हल करने के बजाय सामने वाले का स्ट्रेस कम करने के बजाय स्ट्रेस और बढ़ गया। अच्छा, अब ये क्यों होता है? अच्छा, ये इस वजह से होता है कि औरत इस किताब के मुताबिक जो है वो औरत जो है वो बज़ाहिर तौर पे वो डिस्कस करना चाहती है, उसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसको पता है सॉल्यूशन क्या है। वो क्या होती है, वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती है, और उससे क्या होता है कि वो सामने वाले से चाहती थी कि वो उससे हमदर्दी वसूल करे, ताकि एटलीस्ट सामने वाला मेरी कोई बात सुन तो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो स्ट्रेस जो कि क्योंकि किताब में ही डिस्कस किया गया है कि पहले जो है वो औरतें काम नहीं किया करती थी। जब जब से औरतों लोगों ने काम करना शुरू किया है, क्योंकि साइकोलॉजी पहले ऐसी नहीं थी कि मर्द काम किया करते थे, औरत घर में रहा करती थी, वो घर के काम किया करती थी। जब से औरतों ने ये काम करना शुरू कर दिया यूरोप के अंदर, तो ये औरतों में स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया। और फिर ये भी लिख रहे थे
कि शायद वो तो 2020 तक लिख रहे थे, क्या कह रहे थे कि मैं तो 2020 तो हो चुका है, तो तकरीबन जो है 50-60% जो है यूरोप में ख़वातीन अब शादी ही नहीं करेगी। क्योंकि अब वो कहते हैं कि शादी करने के बाद इतना ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो ये भी है कि शादी करे तो भी स्ट्रेस, ना करे तो भी स्ट्रेस। तो इसमें जो है कर ले तो अच्छी बात है, ठीक है? तो ये एंटी स्ट्रेस लेके देखिए कैसा स्ट्रेस होता है, ठीक है? अच्छा जो है वो अब इस किताब के अंदर जो बात बयान किया गया है कि जो औरतों का जो दिमाग होता है ना, वो क्या होता है और मर्दों का दिमाग जो है वो क्या होता है। जो वुमेन का जो दिमाग होता है वो होता है मल्टी ट्रैक, और जो है औरत का सॉरी औरतों का जो दिमाग होता है वो होता है मल्टी ट्रैक, और जो मर्दों का दिमाग होता है मोनो ट्रैक। अच्छा, मल्टी ट्रैक और मोनो ट्रैक क्या होता है? मिसाल के तौर के ऊपर इस किताब के अंदर एग्जांपल दी गई है कि यार वो तुम्हारी रिश्तेदार जो है वो दावत में आएगी या नहीं आएगी? यार वो तो ऑफ़िस में है, अब वो ऑफ़िस में है तो वो ऑफ़िस में छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऑफ़िस में उस दिन काम होगा या नहीं होगा, काम होने के साथ-साथ वो उसकी जो कलीग है वो आएगी नहीं आएगी, वो उस दिन जो है वो उसका मूड अच्छा होगा नहीं होगा ताकि मेरा काम कर लें, और उस दिन जो है मुझे गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो क्या है कि वो एक वक़्त में एक साथ एक ही तरीके से 6 चीज़ों को वो सोच सकता है, और इंसान जो है जो मर्द है वो एक वो फ़ोकस है। वो क्यों हदफ है जो कि हमारा जो एवोल्यूशनरी जो हुआ है, वो जो है वो मर्द का जो है ना शिकारी माइंडसेट है। फ़ौरन जाना, हदफ को लेके आना, और जो है वो वापस पलट के आ जाना। तो वो जब औरत जब मसाइल को लेके आती है ना, तो वो मसाइल जब लेके आती है तो वो ये समझता है कि ये प्रॉब्लम है, और वो फ़ौरन सॉल्यूशन देना शुरू करता है। वो उसकी मैन की मर्द की फ़ितरत में यही है, क्योंकि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। वो उसकी साइकोलॉजी यही है कि उसको शिकार करना है, हदफ तक जाना है, हदफ हासिल करना है, वापस अपने घर पहुँचना है। तो वो जो प्रॉब्लम को वो हदफ ही समझता है, वो प्रॉब्लम समझता है। वो प्रॉब्लम को ये नहीं समझता कि सामने वाले की फीलिंग है, वो सामने आपसे बात करना चाह रहा है। तो इसमें वो ये कहते हैं कि भई जो है वो एटलीस्ट जो है वो आप जो है अगर बात करो तो आप लोग पहले से ही बता दें। कि वुमेन जो भी देख रही हो पहले से बता दें कि भाई मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाह रही हूँ, कि काइंडली मेरी बात सुनो। सॉल्यूशन मुझे नहीं, मुझे पता है सॉल्यूशन क्या है। तो एटलीस्ट पहले से ही जो है वो हमने ये बात वही आगे कम्युनिकेशन की, तो अच्छी तरीके से अगर कम्युनिकेशन होगी तो ये चीज़ें हो सकती है। अच्छा, अब इस किताब के अंदर जो है ना वो एक पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में ही सारी कहानी मौजूद है। अब जो है पहला चैप्टर का नाम ही नैगिंग है। नैगिंग का वर्ड अगर आप सर्च करेंगे तो वो एसोसिएट औरतों के साथ ही है, कि बड़-बड़ करते रहना, नोक-झोंक करते रहना, हर चीज़ में कीड़े निकालना। अब ये औरतें ये करती क्यों हैं? अच्छा, वही एक वक़्त में एक से क्योंकि उसका दिमाग जो है वो दिमाग जो है मल्टी ट्रैक होता है, एक वक़्त में एक साथ सारी चीज़ें सोच सकती है। वो फ्यूचर का भी सोच लेती है कि कल को तुमने ये काम किया तो ये ऐसा होगा। तो वो जो है नैगिंग हर चीज़ में कीड़े निकालना, ये ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? अक्सर मर्द कर भी रहे होते हैं, इस बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि वो आदत हो चुकी होती है फितरतन, तो इस वजह से ये हो रहा होता है। तो इस किताब के अंदर जो है वो मिसाल देते हैं कि भाई एक औरत है, या तुमने जो है ना जूते जो रैक पे क्यों नहीं रखे? तुमने जो है ना पलंग पे टॉवल क्यों रख दिया? तुमने ये काम क्यों कर दिया? बच्चों की वजह से ये क्यों हो गया? ये क्यों हो गया? मासी ने ये क्यों कर दिया? इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। तो इसमें जो है ना वो कहते हैं कि यार ये कंप्लेन करने से ये वाला मॉडल है ना नैगिंग वाला, इसको हटाएँ। इसकी जगह एक टेक्नीक को अप्लाई करें, मी एंड आई टेक्नीक क्या होती है कि आप जो है उसके अंदर अपनी फीलिंग शेयर करें। इसकी मिसाल ये है कि मैंने आपको कहा कि भाई तुम जो है वो पलंग पे वो टॉवल वो रख देते हो क्या, टॉवल रख देते हो, इसका पता है कि ना पूरा का पूरा पलंग गीला हो जाता है। तो आप ये कहें कि इसकी जगह वो दूसरा कहें कि अगर तुम जो जूते रैक पे नहीं रखते हो, या तुम पलंग के ऊपर टॉवल रख देते हो, इससे ऐसा लगता है कि मेरी जो जितनी एफर्ट है ना पूरे दिन की, वो सारी की सारी इसमें पानी फिर गया है। ऐसा लगता है कि मैंने कोई काम किया ही नहीं है। तो क्या हुआ कि उसने अपने एहसासात, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना शुरू किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो है वो क्योंकि नैगिंग के ऊपर है कि नोक-झोंक औरतों का खुसूसन देखा है, हर चीज़ में कीड़े, हर चीज़ में कीड़े, हर चीज़ में कीड़े। तो मैं किताब में पढ़ा था, मैं हैरान हो गया। यूरोप में 500 सदी से लेके 1700-1800 सदी में औरतों को इसके ऊपर सज़ाएँ दी जाती थी। उस सज़ा का नाम था डकिंग स्टूल। डकिंग एक ऐसा स्टूल है जिसमें औरतों को बिठाया जाता था, पानी के ऊपर अंदर डाल दिया जाता, फिर निकाल ले, फिर लिक फिर लिक ले लेक निकाल ले, डाल ले। जो औरत मर्दों से बदतमीज़ी करती है, जो औरत जो है ज़ुबान चलाती है, जो औरत शायद अपनी अब शायद वो ये हम कह सकते हैं कि वो शायद अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, लेकिन मर्द को लग रहा है कि नहीं फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रही, वो कंप्लेन कर रही है। अच्छा, कंप्लेन क्यों कर रही है? जो है वो क्योंकि मर्द जो है वो क्योंकि शिकारी माइंडसेट है, क्योंकि एवोल्यूशनरी है, तो वो ये समझता है कि ना जो कंप्लेन को समझता है ये हम उस पे हमला हो रहा है, और वो जो डिफेंसिव वर्ड में आया था फ़ौरन से, तो वो इस वजह से ये मसले मसाइल होते हैं। जबकि मर्द भी अपनी जगह पे सही है, औरत भी अपनी जगह के ऊपर सही है। लेकिन जो है वो अब मैं यूरोप में देख रहा था कि ये जो सज़ाएँ दी जाती थी। अच्छा, मुझे जो है ना इसके ऊपर एक और ज़बरदस्ती नैगिंग के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्ती एक स्टोरी याद आ गई। क्योंकि वो कहते हैं कि नैगिंग नहीं करें, इससे कुछ का कोई फ़ायदा नहीं, इसका नुकसान ही नुकसान है, ठीक है? हाँ, मेबी गुड नैगिंग भी होती है, बैड नैगिंग, गुड नैगिंग। जैसे फ़र्ज़ करें तुमने दवाई क्यों नहीं खाई, तुम एक्सरसाइज़ करने क्यों नहीं गए, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, क्या है रिमाइंडर, ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे को तो ये काम तूने क्यों कर दिया, जैसे मी एंड आई टेक्निक मैंने बताया। इसके अंदर जो है ना एक और चीज़ है कि ज़बरदस्ती कि जो मुझे वाक़या याद आ रहा है कि जो इस किताब में नहीं था, मैंने किसी टीवी में जो है ना सुना था। तो वो एक औरत जो है वो हमारे घर में तो सारा दिन लड़ाइयाँ होती रहती है।
मेरा शौहर ये करता रहता है, मेरी सास ये करती रहती है, मेरे बच्चे ये करते रहते हैं, ये होता रहता है, ये होता रहता है। आप मुझे कोई वज़ीफ़ा दे दें। तो वो जो है आलिम बाअमल थे, जो है वो, अब मैंने कोई सूफ़ी बुज़ुर्ग का नाम नहीं लिया, इसकी भी ख़ास वजह है। क्योंकि अब जब हम जो टीवी पे जो सूफ़ी बुज़ुर्गों के जो हाल देख रहे हैं ना, जो कि तो हमें जो है ना शक में डाल दिया है कि हम नहीं, कि हम बिल्कुल हम ईमान है उनके ऊपर, जो हमारे बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हो गए। अब मैंने आलिम बाअमल के नाम लिया। तो जो आलिम बाअमल है, पता नहीं पाकिस्तान में जो है ना, ये बड़ा मसला भी है कि हमने किसी की तौहीन-वोहीन नहीं की, हम सिर्फ़ अपना एक वो बता रहे हैं कि ओपिनियन बता रहे। तो ये है कि एक आलिम बाअमल के पास ये औरत कंप्लेंट लेके गई। उसने बोला, आप मुझे कोई वज़ीफ़ा दे देना, कोई तावीज़ देना। उसने बोला, हाँ, मेरे पास एक वज़ीफ़ा, एक तावीज़ है, लेकिन शर्त ये है कि उसको ना तुमने ना, जब भी कोई तुम्हें घर में कोई लड़ाई होने वाली हो ना, तो उसको जो वो वज़ीफ़ा ऐसा है कि गले में पहनने वाला नहीं है, वो ज़बान के नीचे रखने वाला है, तुमने ये करना है। तो वो उसने बोला, हाँ, हाँ, दे दे, मैं कर लूँगा, कोई मसला ही नहीं। उसने वो वज़ीफ़ा कर लिया। 6 महीने 1 साल बाद जो है वो दोबारा से आलिम बाअमल से उसकी मुलाकात हुई। तो बोला, अब बताओ क्या हो रहा है? बोले, यार आपका वज़ीफ़ा इतना ज़बरदस्त है, अब तो हमारे घर में खुशी ही खुशियाँ मिल गई। सारे मसले ख़त्म हो गए। घर में पूरा का पीसफुल है। तो घर में ये होता है ना कि मदर खुश है, माँ खुश है तो सब खुश है। माँ अगर नाराज़ है ना, तो सबकी ऐसी की तैसी हो चुकी होगी। ठीक है? तो यहाँ मैंने बोला, यार सब खुश है यार, मसला ही नहीं हुआ। यार आपके वज़ीफ़े में क्या था? उसमें आपने क्या पत्थर, कौन-सा ऐसा पत्थर था, कौन-सा तिलिस्माती पत्थर था, क्या ताकत थी उसके अंदर, आप वो तो बताएँ? साला पत्थर-वत्थर नहीं था, वो तो आम सा पत्थर था, नीचे पड़ा था, मैंने उठा के दे दिया। असल में मसला ये था कि तुम्हारी ज़बान का। ये ज़बान जब खुलती है ना, वो ऐसे-ऐसे जो है मसले-मसाइल पैदा कर देती है, तो खामोशी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। खामोश रहना, सुनना, समझना और वक़्त के ऊपर सारी चीज़ें बात करना। तो ये एक मुझे एक स्टोरी याद आ गई, जो शायद मेबी इससे लिंक होती है, नहीं होती है। अब इस किताब के अंदर जो है वो औरतें रोती क्यों हैं? तो वो रोना जो है वो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जो है ना वो अपना स्ट्रेस बर्न कर रही है। बज़ाहिर तौर के ऊपर वो रोना, रोना नहीं होता, वो अपना स्ट्रेस बर्न कर रहा होता है। और मैन लाई की मिसाल वो देते हैं कि भाई जो एक औरत है, आपकी वाइफ़ आपकी जो रिलेशनशिप में था, आपकी वाइफ़ बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ? तो बज़ाहिर तौर पे कभी अच्छी लग रही होती है, कभी बज़ाहिर तौर पे जो है वो अच्छी नहीं लग रही होती, बहुत मोटी, बहुत भेंदी है, बहुत बहुत बुरी लग रही होती है, या उसका ड्रेस बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन उसको अच्छा लग रहा होता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा होता। अगर वो झूठ बोल देगा, अगर वो सच बोलेगा, आपको पता है क्या होगा? उसका पूरा दिन सब कुछ खराब हो जाएगा। तुमने तो अच्छा, वो स्टार्ट वहीं से ड्रेस से होगा, लेकिन वो 10 साल तक पीछे जाएगी। शादी वाले दिन भी ये हुआ था, तुम्हारी सास ने ये कहा गया था, वहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदारों ने ये कहा था, फिर परसों ये हुआ था, हम पिकनिक में गए थे, यहाँ पे ये हुआ था। वो सिर्फ़ ड्रेस की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि क्या हुआ कि ना दिमाग उनका मल्टी जो है वो क्या है, मल्टी ट्रैक है, एक वक़्त में 10 चीज़ें खुल जाती हैं, वो खुल जाती है। वो यही तो मसला है, वो खुल जाएगी, वो इम्पोर्टेंट है, वो फितरत का हिस्सा है, वो खुलेगी, लेकिन आपको हैंडल करना आना चाहिए। और वो सच बोल दे तो मसला है, झूठ बोले तो भी मसला है। तो वो क्या करते हैं कि वो झूठ बोल देते हैं, ताकि एट लीस्ट जो है, क्योंकि मैं इंसान जो है ना पीस पीस चाहता है। तो एट लीस्ट जो है एक पीस रहने के लिए जो है ना वो कहता है कि झूठ झूठ ये अच्छा झूठ है। और ये भी है जैसे कि दीन में सिखाया जाता है कि कुछ झूठ ऐसे भी होते हैं, अगर दो लोग लड़ रहे हो और आपने अगर बीच में झूठ बोल दिया, तो वो झूठ नहीं है, वो सुलह कराने के लिए वो झूठ जायज़ है, वो झूठ बोलना चाहिए। वो झूठ उस वक़्त वाजिब है, सच बोलना हराम है उस वक़्त। तो ये हमारा दीन भी हमें सिखाता है। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो इसके अंदर मुझे और भी चीज़ें नज़र आ रही थी कि ना जो है वो शॉपिंग पे जो है वो मर्द जो है वो हमेशा परेशान हो जाते हैं कि शॉपिंग शॉपिंग पे जा रहे हैं। औरतों को शॉपिंग में बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये भी मर्दों की साख है कि मर्द क्या है, हदफ के ऊपर ओरिएंटेड होता है। वो उसको टास्क समझते हैं, गए, लेके आ गए, ख़त्म हो गए। लेकिन औरत का काम क्या है, वो घर में आती है, सिलेक्शन करती है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो जब शॉपिंग में भी जाती है, वो भी वहाँ पे भी वो यही कर रही होती है। चाहे वो खरीदना ना हो, लेकिन वो चीज़ों को परख रही होती है, देख रही होती है, क्वालिटी चेक कर रही होती है। मर्द का ये है कि टारगेट, गए, लेके आ जाए, अब जैसा भी हो वो तुम सँभाल लो, नहीं है तो वापस कर देंगे, पंचायत नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे ये भी है। दूसरी बात ये है कि ये जो है वो मर्द जो है इस किताब में जो है रास्ता क्यों नहीं पूछते? तो क्योंकि शिकारी माइंडसेट है, क्योंकि शिकार के लिए जाना और वापस अपने हदफ की तरफ वापस आना और रास्ते तो पता होना, ये तो मर्द की फितरत है, उसको रास्ते पता होता है। तो ये इसकी मर्दानगी या इसकी मैन वाली जो ईगो है ना वो हर्ट होता है। और कुछ से मेरे साथ यही होता है कि मैं रास्ता कभी नहीं, गूगल मैप खोलूँगा, रास्ता नहीं पूछूँगा। शर्म आएगी कि यार ये रास्ता है, सारा दिन तुम बाहर रहते हो, तुम्हें रास्ता ही नहीं पता है। तो ये चीज़ है। तो ये इस किताब में भी इस तरीके की एग्ज़ाम्पल दी गई है। वैसे इस किताब के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो ये है कि अगर आप कुछ है तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें इससे रिलेटेड तो ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा, आपने 2 एग्ज़ाम्पल्स दी, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि एक एग्ज़ाम्पल आपने ड्रेस वाली दी। अच्छा, उस सिचुएशन में हो ये सकता है कि थोड़ा-थोड़ा फ्लेक्सिबल दोनों पार्टनर्स को होना पड़ता है। आप आपकी क्या वैल्यूज़ हैं? अगर बीइंग अ पर्सन मैं अपनी बात करूँ, मेरी वैल्यू है ऑनेस्टी सबसे पहले हो, इंस्टेड ऑफ के फैब्रिकेट करे जा रही हूँ चीज़ें या मुझे अच्छा प्रायोरिटाइज़ करवाया जाए। तो मैं उस चीज़ को अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करूँगी कि वो ऑनेस्टी को ऊपर रखे। लेकिन आप ऑनेस्ट बोलने के भी कई तरीके होते हैं। आप यू कैन ईज़िली ब्लंट से कि भाई ये क्या बकवास है, या आप कह सकते हो ये गैर मुनासिब चीज़ है।
इनएप्रोप्रिएट, ये कलर आप पे सूट नहीं कर रहा, इंस्टेड ऑफ कि यार ये तो बिल्कुल ही अजीब लग रही हो तुम। तो कहने के अंदाज को कहीं न कहीं थोड़ा दोनों को बदलना पड़ेगा और अपने पार्टनर्स के साथ या ऑपोजिट जेंडर के साथ आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस बतानी पड़ेंगी या वैल्यूज़ बतानी पड़ेंगी कि नो मैटर व्हाट मैं झूठ एक्सेप्ट नहीं कर सकती, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद मी। कोई भी सिचुएशन हो जहाँ मेरी गलती हो या मेरी चीज़ें हों, अगर तो आप ये हैं और अगर आपकी प्रेफ़रेंसेस हैं कि नहीं भाई मुझे अच्छा फ़ील कराना है, मेरे इमोशंस को वैलिडेट करना है। अक्सर ख़वातीन के मसले होते हैं भई वो इमोशंस को वैलिडेट नहीं कर रहे होते उनके पार्टनर। तो आप उनसे ईज़िली कम्युनिकेट करें कि भाई मेरे लिए मेरे इमोशंस वैल्यू करते हैं। उस सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है मैं बहुत डल फ़ील कर रही हूँ या मैं किसी फ़ंक्शन या एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो आप मेरा उस वक़्त मोराल बूस्ट करें, नो मैटर व्हाट आपको क्या कहना पड़े। तो ये एक्सपेक्टेशंस क्लियर हों और दोनों तरफ से कहीं न कहीं थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी आए। एक चीज़ और आपने शॉपिंग वाली बात की। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है क्योंकि ज़ाहिर है अगर इसके अंदर किताब में बहुत सारी बातें जो की गई हैं, वो सब मर्दों या सब औरतों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है जनरली के लिए हो कि एक जेनरिक मोस्ट मास ऑडियंस है हमारी, उनके लिए हो। लेकिन अगर मैं शॉपिंग की बात अपने हिसाब से करूँ या अपने आस-पास के लोगों में करूँ, अब जो है मुझे पसंद नहीं है कि आप घंटे-घंटे 2-2 घंटे आप बाज़ार में गुज़ारें। मेरी मैक्सिमम लिमिट होती है आधा घंटा इंक्लूडिंग चेक इन और चेकआउट। आपने बिल पे करा है और आप निकल गए। वो भी तब जब वो चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है या आपको अभी के अभी चाहिए। कुछ ख़वातीन होती हैं, शादी की शॉपिंग्स हो रही होती हैं, अभी तो शादी सीज़न चल रहा है, तो वो सुबह से जाती हैं, तो वो घर में 10 बजे भी आ रही होती हैं। 8 घंटे, 7 घंटे शॉपिंग कर रही हैं, खाना खा रही हैं, घूम फिर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं चीज़ें। तो हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट भी होती है। अगेन अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ वुमन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि चीज़ों की वैल्यू कितनी है। क्या अगर मैं शॉपिंग के लिए 10 घंटे लगा रहा हूँ, तो वो चीज़ इतनी वैल्यू है, वो रिटर्न मुझे इतना देगी? आई एग्री बहुत सारी ख़वातीन में इमोशनल थिंकिंग ज़्यादा होती है, लॉजिकल कहीं न कहीं कम पड़ जाती है। उसके फिज़ियोलॉजिकल रीज़न्स हैं जो कि ऑब्वियसली हमें ज़रूरत भी है, अगर इमोशनल ड्रिवन नहीं होंगे तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी? उनके ब्रॉट अप में कैसे सारी चीज़ें आएँगी? सॉफ्ट कॉर्नर कैसे होगा? क्योंकि अगर दोनों ही पार्टनर्स रिजिड हैं, तो फिर वो चीज़ें कैसे चलेंगी? लेकिन कहीं न कहीं हमें रैशनल थिंकिंग को जानकर या मैन्युअली या बाय डिफ़ॉल्ट हमें उसको रैशनलाइज़ कराना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो आपने ब्रेन वाली बात कही कि औरतें एक वक़्त में काफ़ी चीज़ों को जो है ना वो डाइवर्सिफ़िकेशन के साथ देख सकती हैं और बात की गहराई में चले जाते हैं, मर्द उसको ऊपरी सतह पर देख रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं और मैं ये अपने व्यूअर्स से कहूँगी कि आप लोग ये बुक लाज़मी पढ़ो ताकि आपको दोनों के फ़र्क समझ आ सके। किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए अगर ये माइक बना हुआ है ना, तो माइक बनाने वाले ने पहले इसकी पूरी की पूरी डायनामिक समझी है। कौन-सा पुर्ज़ा कब लगेगा और क्यों लगेगा और उसका क्या रीज़न है, नहीं लगाते तो क्या इम्पैक्ट आता है, लगाते तो क्या आता है। तो जब तक आपको बात की गहराई, उसके रीज़न्स नहीं पता होंगे, आप उसकी इम्पोर्टेंस पे नहीं जा सकते और मिडल ग्राउंड फाइंड करके अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। चाहे आपका रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ का हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ का हो, लोगों को हम जितना ज़्यादा समझेंगे, उतना ज़्यादा उनसे डील करना और उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना आसान होगा। बहैसियत मुसलमान हमें भी जो है वो कहा जाता है कि कलेक्टिविज़्म सोसाइटी की तरफ जाएँ। म्यूचुअली इंटरेस्ट के ऊपर काम करें, जो जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का कॉन्सेप्ट है, उसका मेन मतलब मकसद ही यही है। क्योंकि आपकी यूनिटी स्ट्रेंथ होती है, लोगों को दिखता है कि ये पावरफुल बंदा है, इनकी पूरी यूनिटी है, आप में भाईचारगी बढ़ती है। तो हम इन चीज़ों को कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी पे लाने के लिए किताब जैसी चीज़ें, रिसर्चेज़, अपकमिंग डिस्कशंस और द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव जैसे चैनल्स को जब तक हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएँगे, हमारे अंदर शऊर की बेदारी नहीं आएगी। सो आप लोग भी ये किताब बिल्कुल पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बाहैसियत मर्द, बाहैसियत औरत आपने इस किताब को कैसा पाया और आप इन आने वाली सिचुएशन या अब जो जेन अल्फा या जेन ज़ी आ रही है, उसको बाहैसियत मेन एंड वुमेन कैसा देखते हैं? थैंक यू सो मच।